सर्कल्स का अगर क्वेश्चन आता है राइट, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सबसे पहले तो फिगर तो अपना क्वेश्चन का बनना ही बनना चाहिए राइट। क्योंकि जब तक आप फिगर नहीं बनाओगे ना तब तक आप क्वेश्चन को विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। बहुत बार होता है कि यार छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनको अपन इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हुआ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हुआ, so you may not be able to visualize it to that particular level कि वो सॉल्व हो जाए, है ना? तो इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि यार एक रफ स्केच तो बना के रखो। रफ स्केच में क्या, एक सर्कल तो बनाना है मुझे राइट। और जब भी तुम सर्कल वाला क्वेश्चन करते हो ना, हमेशा ध्यान रखो दो चीजें हमेशा तुम्हें नोट डाउन करनी है। पहला, सर्कल का सेंटर हमेशा बनाओ, सेंटर को मत मिस आउट करो। चाहे क्वेश्चन में पूछा है नहीं पूछा है, निकालना है नहीं निकालना है, तुम सेंटर हमेशा प्लॉट करो। और अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दो। अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख पा रहे तो एटलीस्ट सेंटर बना के, सेंटर बना के रखो कि हाँ भैया यहाँ पे सेंटर होगा। सिमिलरली रेडियस, अगर तुम्हें दिख रहा है रेडियस, रेडियस मतलब सेंटर दिख रहा है और तुम्हें सर्कल के ऊपर कहीं ना कहीं कोई भी पॉइंट दिख रहा है, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट दिख रहा है तो उसको सेंटर से ज्वाइन कर, है ना। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में उसने ऐसा बोला, द टेंजेंट इज ड्रॉन एट 2,3, कुछ भी पूछा उसने आगे, 2,3 तो उसने टेंजेंट बनाई है, तुम सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो और उसको रेडियस बोल दो। ये दो चीजें हमेशा अपने सर्कल के किसी भी क्वेश्चन में करना, सेंटर प्लॉट करना, और अगर क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट इन्वॉल्व है एंड दैट पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, आप हमेशा सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो और उसको हमेशा रेडियस बोल देना। ये दो बेसिक चीजें जो सर्कल्स में काम भी आती है, बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली निकाल के भी अपन को दे देंगे। तो जैसे सर्कल की अपन बात करते हैं, जैसे अपन एपी की बात करते हैं, जीपी की बात करते हैं राइट, सीक्वेंस एंड सीरीज में। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अपन बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, कोई ऐसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना पूछा हो, तुम हमेशा ए निकाल लो डी निकाल लो, कहानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। सिमिलरली जीपी का क्वेश्चन हुआ तो तुम सिर्फ ए और आर निकालने के पीछे अपनी सारी एनर्जी लगाओ, पूछा क्या उसको भूल जाओ, बिकॉज एक बार ए और आर आ गया ना तो उसके बाद दुनिया जहान में वो कुछ भी पूछते मुझसे जीपी में सब निकाल के दे सकता हूँ उसको। तो अपन सीक्वेंस एंड सीरीज में जहाँ पे ना अपन हमेशा ट्राई करते हैं ए और डी आ जाए, ए और आर आ जाए। सिमिलरली सर्कल में आप हमेशा, आपके दिमाग में बैकअप द माइंड होना क्या चाहिए, यार सेंटर और रेडियस आ जाएगा ना तो कहानी डिफाइन हो जाएगी। बिकॉज किसी भी सर्कल का यूनिकनेस कौन डिफाइन करता है, उसका सेंटर और उसका रेडियस। बिकॉज अगर सिर्फ सेंटर पता होगा तो आप इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो, सिर्फ रेडियस पता होगा तो भी इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो। लेकिन अगर सेंटर और रेडियस पता है तो आपके पास एक ही सर्कल बनेगा, एक ही सर्कल बनेगा मतलब आपने सर्कल को डिफाइन कर दिया। अगर डिफाइन हो गया सर्कल, इसका मतलब आप फिर कुछ भी निकाल के दे सकते हो उसे, है ना। तो ये कभी मत भूलना, सेंटर और रेडियस राइट। दूसरा, सेंटर हमेशा प्लॉट करो चाहे क्वेश्चन में कुछ भी करना पूछो। थर्ड, अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो सेंटर से उसको ज्वाइन करो। बेसिक बात है जो अपन सर्कल में अपन को आनी चाहिए, है ना? अब देखो 10th वाली जो प्रॉपर्टीज होती है राइट, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेम सेगमेंट और सेम साइड ऑफ द कॉर्ड विल बी इक्वल, वो सब मैं नहीं करा रहा हूँ, वो अपने 10th क्लास की बेसिक प्रॉपर्टीज है। तो सर्कल का सबसे पहले डेफिनेशन क्या हो जाता है, सर्कल इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट को तुम ऐसे देख सकते हो, वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई, है ना। सो लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट its distance from a fixed point, its distance from fixed point is constant, and this constant will be equal to the radius. हम क्या बोलते हैं, एक पॉइंट है ना, एक फिक्स पॉइंट है आपके पास, फिक्स पॉइंट तुम्हारा क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है तो उसको अपन बोलेंगे सर्कल का इक्वेशन। मतलब अगर मान लो ये मेरे पास एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा, और ये मैं कह रहा हूँ ये मेरा पी है एक्स कॉमा वाई। अभी एक्स कॉमा वाई जहां कहीं भी मूव करेगा सच दैट इसका इससे डिस्टेंस हमेशा आर होना चाहिए। तो ये पी कॉमा एक्स वाई जो है वो सर्कल पे मूव करेगा विद सेंटर अल्फा कॉमा बीटा। तुम इक्वेशन निकालोगे तो क्या आएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस से निकालोगे, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज जहाँ पे आप एक वेरिएबल पॉइंट और एक सेंटर के बीच का डिस्टेंस को आर बोल देते हो, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। ये अपना बेसिक इक्वेशन हो गया सर्कल का जो अपन बहुत बार यूज करते हैं। अब देखो इसके अलावा पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाने से पहले अपन कुछ कुछ और इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कर लेते हैं जो अपने अलग अलग चैप्टर्स में अपन ने देखी, बहुत बार काम भी आ जाती है। जैसे मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेता हूँ पहले, है ना। z माइनस z1 इज इक्वल टू आर, ये भी देखो सर्कल ही था, z का z1 से डिस्टेंस r होना चाहिए, एक फिक्स पॉइंट से z का डिस्टेंस कांस्टेंट आएगा। वैसे यहाँ पे लिखा होता है कि तुम्हें याद रहे कि सर्कल की इक्वेशन अपन कैसे कैसे निकाल लेते हैं, z माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू k। z का z1 से डिस्टेंस और z का z2 से डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो अगर k आ रहा है तो k इज नॉट इक्वल टू। इसको तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कैसे देखोगे, एक मूविंग पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, उसी मूविंग पॉइंट का एक और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, तो भी सर्कल मिलेगा तुम्हारे पास। ये जब ये सब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे जब अपन वहां पर जाएंगे, तो कैसा है ना, है सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही खेल। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब z1 z2 आपके पास दो फिक्स पॉइंट है, एक मूविंग पॉइंट है z, z1 z2 z पे जो एंगल बना रहे हैं वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। अब z1 z2 यहाँ पे एंगल बना रहे हैं कांस्टेंट आ रहा है, ये तो सर्कल का ही प्रॉपर्टी है ना। आप कहीं पे भी z को घुमा लो सर्कल के ऊपर तो आपका एंगल थीटा ही आ रहा होगा, तो z आपका इस सर्कुलर आर्क के ऊपर घूम रहा होगा। तो ये सारी सर्कल की इक्वेशंस ही होती है। आई कहाँ से, इसी डेफिनेशन से आती है कि डिस्टेंस बिटवीन अ फिक्स पॉइंट एंड अ मूविंग पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल इक्वेशन, लाइक द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अपन बाद में देखेंगे। तो सर्कल की इक्वेशन इसके अलावा कुछ और होती है क्या? नहीं, बस ये होती है सर्कल की इक्वेशन। तो अभी अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली की बात कर रहे हैं, क्या x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दैट मींस हमें हमेशा सेंटर ढूंढना है, हमें हमेशा रेडियस ढूंढना है। एक मूविंग पॉइंट का मतलब एक पॉइंट x y, एक वेरिएबल पॉइंट का उस सेंटर से डिस्टेंस को आप r बोल दो, बस आपके पास सर्कल का इक्वेशन अपने आप निकल के आ जाएगा। तो ठीक, आपका जनरल फॉर्म भी देख लेते हैं। जनरल फॉर्म जो अपन ने 2 डिग्री इक्वेशन देखा था पेयर ऑफ लाइन्स में, now same 2 degree equation ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। यार इसी का अपन ने डेल्टा निकाला, तो अपन ने कहा था डेल्टा अगर 0 हो जाएगा तो आपके पास पेयर ऑफ लाइन्स बन जाएगी। इसी 2 डिग्री इक्वेशन का एनी 2 डिग्री इक्वेशन अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ, राइट, साथ में h 0 हो गया और a और b बराबर, h 0 हो गया और a और b बराबर है, ये मेरे पास कहानी आ कहाँ से नहीं थी। अपन ने ये इक्वेशन निकाला है, अपन क्या बोल रहे हैं, ये अपना सर्कल का इक्वेशन होगा। इसको ओपन कराओ, इसको ओपन कराओगे तो तुम्हारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 अल्फा x माइनस 2 बीटा y प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ओपन कराओ, अपन यही बोला ना सर्कल का इक्वेशन। अब देखो अगर मैं इसको ओपन करा रहा हूँ तो मुझे कैसा एक इक्वेशन मिल रहा है, 2 डिग्री इक्वेशन मिला है यहाँ पे मुझे। एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है और कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो 1 है। इसका मतलब यहाँ से अपन को मालूम चलता है सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, दोनों के कोएफिशिएंट सेम होंगे। सेम हो जाए 1 हो जाए बात एक की, बिकॉज अगर 4 होगा तो मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा 1 भी बन जाएगा। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। देखो एक्स है, वाई है और कांस्टेंट है, एक्स वाई नहीं है, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज डेल्टा 0 हुआ फिर तो मेरे को लाइंस मिल गई, सर्कल तो मिलेगा नहीं। अब डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो बहुत सारे कर्व्स बनाएगा, सर्कल कब बनाएगा, एक्स वाई वाला टर्म गायब होना चाहिए, एक्स वाई वाला टर्म गायब होना चाहिए मतलब एक्स 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये एक्स वाई कांस्टेंट सब चलेगा मुझे। सो अगर ऐसा है किसी भी इक्वेशन में तो दैट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल। तो यहाँ से मुझे पहला क्वेश्चन मिल जाता है, कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन, एनी 2 डिग्री इक्वेशन में रिप्रेजेंट अ सर्कल प्रोवाइडेड इफ h इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू b। अब जब तुम h को 0 और a को b डाल दोगे राइट, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो a और b को मैं 1 ले रहा हूँ, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अपना सेकेंड मोस्ट यूज फॉर्म फॉर अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, अपन क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 अपना सर्कल होगा। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स से जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो -2 अल्फा है और अल्फा मेरा सेंटर था, वाई से जो मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा -2 बीटा और बीटा मेरा सेंटर था, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो एक्स से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो -2 अल्फा है, तो जी कितना हो जाएगा माइनस अल्फा, तो अल्फा कितना हो जाएगा माइनस जी, और यहाँ से बीटा कितना हो जाएगा माइनस है। तो यहाँ से अपन निकालते हैं कि यार सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है। अगर ये वाला इक्वेशन होगा तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या बोलोगे, एक्स के कोएफिशिएंट का नेगेटिव डिवाइड बाई टू, वाई के कोएफिशिएंट का नेगेटिव डिवाइड बाई टू, ये तुम्हारा सेंटर हो जाएगा। रेडियस अगर निकालोगे तो अपने पास यहाँ पे क्या सी है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ से अपन आर स्क्वायर कितना निकाल लेंगे, आर स्क्वायर आ जाएगा जी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर था ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, तो या तो तुम ये वाली फॉर्म की सर्कल देख लो राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2fy प्लस c, या फिर तुम इस फॉर्म का सर्कल देख लो, बात एक ही है। एग्जाम में कई बार ना बच्चा कंफ्यूज होता है तो मैं ये वाला फॉर्म यूज करूँ कि वाला फॉर्म यूज करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई सा भी यूज कर ले आंसर तेरा सेम ही आएगा। ये वाला यूज करेगा तो यहाँ पे देखो सी जी और एफ की फॉर्म में इक्वेशन होती है, ये वाला यूज करेगा तो अल्फा बीटा और आर की फॉर्म में इक्वेशन होती है। तो देखो सेंटर कितना हो गया माइनस सी का वो माइनस है, रेडियस कितना हो गया अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, ये भी हम याद रखते हैं राइट, बिकॉज अगर क्वेश्चन में कभी भी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आता है तो 90% तो भी इस फॉर्म में दिया हुआ होता है, 10% तुम्हें इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो रेडियस किसके अंदर दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर, जैसे अंडर रूट दिखा वैसे अपन को स्ट्राइक करता है कि यार अंडर रूट तो हमेशा वैलिड नहीं होता है, कभी कभी तो अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो पंगा हो जाएगा। यहाँ देखो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, अगर सी बहुत बड़ा हो जाए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के कंपेरिजन में, तो यहाँ से फिर अपने पास पॉसिबिलिटीज आ जाती है क्या क्या, कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी से बड़ा होगा तो ही मुझे एक रियल सर्कल मिलेगा। रियल सर्कल का मतलब क्या हो गया, रेडियस कुछ वैल्यू आएगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अगर सी से बड़ा है तो रेडियस की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर रेडियस आया मान लो 1 2 3 4 तो मेरा एक सर्कल बन जाएगा ना। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी आ गया तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 0, और रेडियस अगर 0 हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, सोच के देखो एक सेंटर है 1 2 और रेडियस 0, मतलब एक पॉइंट ही मिल गया मेरे को, तो उसको अपन बोलते हैं पॉइंट सर्कल। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन सी हो गया, अगर ये लेस देन सी हो गया मतलब ये तो छोटा हो गया, सी से नेगेटिव हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, रेडियस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मतलब इमेजिनरी हो गया रेडियस राइट, तो अगर रेडियस इमेजिनरी तो सर्कल भी इमेजिनरी। देख यहाँ तक समझ में आया, तो किसी भी सर्कल की इक्वेशन जब भी तुम बोलोगे क्या बोलोगे, सेंटर और रेडियस क्या अगर पता है तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और अगर आपके पास 2 डिग्री फॉर्म में है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। माइनस जी माइनस एफ आपके सेंटर्स हो जाएंगे, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी आपका रेडियस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना सबको। यस सर।
चलो अब देखो, इतनी इंफॉर्मेशन अपने पास है ना, अब अपन इसी इंफॉर्मेशन से कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया। देखो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया ना, इससे तुम सर्कल का हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो। बाकी सारी चीजें जो भी अपन पढ़ेंगे ना, वो सब क्या है ना, वो सब आपके पास एडेड टूल्स है क्या, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा बच जाएगा, जिससे आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। लेकिन कंसेप्ट की अगर अपन बात करें तो कंसेप्ट इतना से होता है, बाकी तो अपनी प्रॉपर्टीज लगेगी। कौन सी वाली प्रॉपर्टीज? 10th वाली, है ना? अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, बोल क्या रहा है, a circle touches the x-axis and also touches the circle with center at 0,3 and radius 2, the locus of the center of the circle। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले एक सर्कल x को टच कर रहा है और एक सर्कल है इसका सेंटर है 0,3। 0,3 कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। और रेडियस 2 है, इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा ना, ये 3 यूनिट्स ऊपर है, आपका रेडियस 2 है। ये कुछ ऐसा सर्कल है, 0,3, इसका रेडियस लिख देते, सेंटर भी लिखूं हमेशा सर्कल का बना के, रेडियस भी लिखूं। ठीक है, अब मेरे पास एक सर्कल है जो एक्स को टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है। एक्स को टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, मतलब ये देखो ऐसा कुछ बना दिया। अब देखो दिमाग में आ रहा होगा ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं, इसका मतलब ये सर्कल तो वेरिएबल होगा। इसीलिए वेरिएबल होगा मतलब बहुत सारे सर्कल्स होंगे, बहुत सारे सर्कल्स होंगे, इसलिए वो लोकस पूछता है। अगर एक ही सर्कल होता तो वो तो सेंटर पूछता, बता तो सेंटर क्या होगा उसका। तो अपन इसका सेंटर लोकस पूछ रहा है, तो लोकस में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको एच कॉमा के ले लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है अपन को, अ सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स को टच कर रहा है तो देखो सेंटर से एक्स को टच कर रहा है, मतलब ये मेरी टेंजेंट हो गई, है ना? कोई भी लाइन टच कर रही है तो टेंजेंट हो गई। और सेंटर से अगर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ज्वाइन करूंगा तो ये परपेंडिकुलर भी हो जाता है और ये रेडियस के बराबर भी हो जाता है। सर्कल में कोई भी टेंजेंट है, अगर आप सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ज्वाइन करते हो तो ये आपका रेडियस होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये हाइट, ये तो मेरा एक्स एक्सिस है ना, ये हाइट तो मेरी के बराबर होगी और के ही मेरा रेडियस हो जाएगा। इसका मतलब इस सर्कल का रेडियस कितना आ गया? के। आया समझ में? ये पहली वाली कंडीशन मैंने यूज की कि एक सर्कल की एक टेंजेंट है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो उतना ही होगा जितना उसका वाई कोऑर्डिनेट है। तो रेडियस मेरा के ही आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं ना, और तो क्या करेंगे। अब दोनों के अगर सेंटर्स को ज्वाइन करूंगा तो इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो इनके रेडियस के सम के बराबर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक देखो R1 है, यहाँ से यहाँ तक R है। तो दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालो, कितना हो जाएगा? h² प्लस k-3 का होल स्क्वायर। इसका सेंटर h, इसका सेंटर 0,3, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू k+3, k+2, दोनों के रेडियस का सम। ठीक है, अब देखो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं अगर दोनों से स्क्वायर करूंगा तो h² प्लस k-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k+2 का होल स्क्वायर। के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इस साइड बनेगा h², उस साइड बनेगा k में लीनियर, राइट? तो मुझे दिख रहा है कुछ कुछ मेरा कैसा फॉर्म का हो जाएगा, h मतलब मेरा x² इज इक्वल टू 4ay, ऐसा कुछ फॉर्म बन जाएगा। नॉट एग्जैक्टली ऐसा, लेकिन हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का स्क्वायर दिख रहा है और राइट हैंड साइड में मुझे लीनियर के दिख रहा है। तो x² इज इक्वल टू 4ay, मतलब पैराबोला जैसा बन जाएगा। देखो आया समझ में? तो यहाँ पे अपन ने क्या यूज किया, बेसिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले सेंटर्स बनाओ, राइट, सेंटर्स बनाओ, रेडियस प्लॉट करो एंड
चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. A variable circle passes through a fixed point and touches x-axis. The locus of the other end of the diameter through it. वेरिएबल सर्कल है जो a कॉमा p कॉमा q से पास कर रहा है और x को टच भी कर रहा है. ठीक है, तो अपन फिगर बनाते हैं. ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है. सर्कल x को कहीं भी टच कर सकता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, कैसे भी हो सकता है. नॉर्मली अपन क्या करते हैं, अपनी आदत होती है हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल को बनाने की. बट ध्यान रखना, अगर वो टच कर रहा है x को तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, थर्ड में, सेकंड में, कहीं भी हो सकता है. पासिस टू द फिक्स पॉइंट p कॉमा, ये मुझे एक पॉइंट पता है. सर्कल बनाया तो उसका सेंटर भी बना देते हैं. सो h कॉमा k. अभी अपन ने क्या था, x को टच कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r होगा, तो इस सर्कल का रेडियस जो है वो k के बराबर है. ठीक है. द लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू ए. p कॉमा q से अपन एक डायमीटर बनाएंगे. डायमीटर बनाएंगे तो h कॉमा k से पास करेंगे. इसका लोकस निकालना है मुझे. अच्छा, मैंने h कॉमा k यहाँ पे यूज कर लिया है, कोई बात नहीं. यहाँ पे कुछ और यूज कर लिया, अल्फा कॉमा बीटा ले लो. सो अपन को अल्फा कॉमा बीटा में इक्वेशन निकालनी है. लोकस किसका निकालना है, अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू ए. सो अल्फा कॉमा बीटा में इक्वेशन निकालनी है, फिर अल्फा को अपन x और बीटा को अपन y डाल देंगे. अब देखो यहाँ पे मुझे क्या क्या दिख रहा है. यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस के हो गया k मेरा. अब ये सेंटर है, ये मेरे डायमीटर के एंड पॉइंट्स है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, और क्या करना है कुछ. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा. या फिर ऐसा कर लो, पी क्यू एच के तो अपना वेरिएबल है ना. सो पी क्यू और अल्फा बीटा के बीच का जो डिस्टेंस है वो के कॉमा के, टू के बराबर हो जाएगा. आर अपना टू के है. ठीक है. पी कॉमा क्यू अपना फिक्स पॉइंट है, एक्स को टच कर रहा है, फोकस होती है. चलो, सो अभी अपन यहाँ पे निकालना शुरू करते हैं. पहले एच कॉमा के रिलेशन निकाल लेता हूँ. सेंटर क्या हो जाएगा, ये पी है, ये अल्फा है, तो सेंटर तो मिड पॉइंट होगा ना. सो पी प्लस अल्फा टू एच हो जाएगा. टू प्लस बीटा टू के हो जाएगा. आर कितना हो जाएगा, डायमीटर के एंड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस टू आर होता है. सो टू आर कितना हो जाएगा, पी माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस बीटा का होल स्क्वायर. हमें आर एलिमिनेट करना है. आर जो है वो के बराबर है, तो हमें के एलिमिनेट करना है. तो यहाँ से इस रिलेशन को यूज कर लेते हैं. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टू प्लस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस बीटा का होल स्क्वायर. आ गया ना. पी क्यू तो गिवन है और अल्फा बीटा अपना एक्स और वाई है. अब अल्फा को एक्स और बीटा को वाई डाल दो, बस अपना आंसर आ गया. टू प्लस वाई इज इक्वल टू पी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस वाई. ये अपना लोकस आ गया. अपना लोकस इस फॉर्म में, इसका स्क्वायर करो, है ना. स्क्वायर करोगे तो होगा क्या, ये क्यू प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा. ये इधर आ जाएगा तो माइनस ऑफ क्यू माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा. इधर पी माइनस एक्स का होल स्क्वायर है. ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, फोर क्यू वाई बनेगा. फोर क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ये बना सिंप्लीफाई करके, पी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर क्यू वाई. ऑप्शन ए अपना हो जाएगा आंसर. एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर लिखो या पी माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, बात तो सेम है. देखो आ रहा है समझ में. अब देखो सर्कल्स के क्वेश्चंस में लाइक मैं कुछ बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा फॉर्मूला प्रॉपर्टीज नहीं लगा रहा हूँ. मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सेंटर से खेलो, रेडियस से खेलो, और तो बाकी अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है. जैसे अभी वाला क्वेश्चन देखो, दो लाइन्स है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो.
cuts the coordinate axis and concyclic points. Concyclic points का मतलब क्या हो गया, राइट? कॉन्साइक्लिक अपन कब बोलते हैं, जब उन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा हो। इसका मतलब ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहाँ पे कट करती है उन सारे पॉइंट्स से एक सर्कल पास करेगा। कितने पॉइंट्स मिलेंगे, दो लाइंस हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक लाइन मेरे को दो पॉइंट देगी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो दो लाइन मुझे चार पॉइंट्स देंगी। फिर सबसे पहले अपन दो लाइंस बना लेते हैं। ये मेरी लाइन L1 है। सबसे पहले L1, तो अपन को ये पॉइंट्स निकालने हैं ना, तो पॉइंट्स पहले ही निकाल लेते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी के अपन कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, ये L1 है। सो L1 की इक्वेशन में अगर मैं x को जीरो पुट कर दूंगा तो b पॉइंट आ जाएगा ना, बिकॉज b पॉइंट में x तो जीरो होगा। x को जीरो पुट कर दो तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का c1 अपॉन b। a पॉइंट निकालना होगा तो y को जीरो पुट कर दो, y को जीरो पुट करोगे तो माइनस का c1 अपॉन a। अब लाइन L2 बना दो, लाइन L2 ऐसे कुछ होगी, ये L2 होगी। अब L2 होगी तो ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट D हो गया। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स L2 कौन है, ये है। C कहाँ पे है, y एक्सिस पे, तो x मेरा जीरो होगा, तो ये बनेगा जीरो कॉमा माइनस C2/B। और D पॉइंट के लिए अपन क्या करेंगे, y को जीरो पुट करेंगे, तो ये आएगा माइनस C2 अपॉन A2। देखो आगे चारों पॉइंट्स। अब वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहे हैं चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक है इसका मतलब इन चारों से एक सर्कल पास करता है। चार पॉइंट कॉन्साइक्लिक मतलब उन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास करना चाहिए, और चार पॉइंट से एक ही सर्कल पास करेगा ना, बिकॉज तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास करता है। तो अगर तीन से एक करता है तो चार लोग तो भी एक ही करेगा। सो देयर इज ओनली वन यूनिक सर्कल, है ना। अब देखो, अब आता है कि यार कंडीशन कैसे निकालेंगे। अब देखो क्लास 10th में ही हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी क्या बोलती थी क्लास 10th में, कि अगर कोई सर्कल है और आपने इसकी दो सीक्वेंस बनाई, एक सर्कल है और आपने इसकी दो सीक्वेंस बनाई है, ये दोनों सीक्वेंस किसी ना किसी पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। सो इसको अपन बोलते हैं सीक्वेंस सीक्वेंस थ्योरम, कि अगर दो सीक्वेंस किसी पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सीक्वेंस के दोनों इंटरसेक्शन, मतलब दोनों पॉइंट जहां पे सर्कल को कट कर रहा था सीक्वेंस, सो सीक्वेंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल के दोनों पॉइंट के डिस्टेंस का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आता है। क्या होता है, सीकेंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी, पी से ए और पी से बी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दोनों पॉइंट के डिस्टेंस का प्रोडक्ट, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। हमेशा कांस्टेंट आएगा मतलब अब पी से सी और पी से डी भी उतना ही आएगा। मान लो कोई और सीकेंड है जो पॉइंट पी से ही पास कर रही है, दिस इज ई, दिस इज एफ, तो पीई इंटू पी एफ इसके बराबर ही आएगा। इस पर्टिकुलर फिगर में मैंने क्या क्या सीक्वेंस को अंदर लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। ऐसा भी हो सकता है कि सीक्वेंस सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करे। दिस इज पॉइंट ए, बी, ए बी सी डी। अभी भी आप क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से किसी भी सीक्वेंस के दोनों पॉइंट के डिस्टेंस का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा। सो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी। अगर मैं एक टेंजेंट ले लूं और एक सीक्वेंस ले लूं, तो देखो किसी टेंजेंट भी क्या है, टेंजेंट में लिमिटिंग केस ऑफ अ सीक्वेंट ही है ना। एक सीक्वेंट क्या होती है, सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो एक सीक्वेंट होती है सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है। इस लाइन को नीचे लाते जाओगे तो एक ऐसा केस आएगा जब दोनों के दोनों पॉइंट तुम्हारे पास आ जाएंगे। सो टेंजेंट इज ऑल्सो लिमिटिंग केस ऑफ अ सीक्वेंट। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, देखो ये दोनों पॉइंट यहाँ थे ना, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे, जैसे जैसे सीक्वेंट को नीचे लाओगे ये दोनों पॉइंट आपस में पास आते जाते हैं। आ रहा है ना बात समझ में। और जब ये टेंजेंट वाले केस में क्या होगा, दोनों एकदम पास आ चुके होंगे। सो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट इज बेसिकली लिमिटिंग केस ऑफ अ सीक्वेंट।
सेकंड में 2 पॉइंट होते हैं, टेंजेंट में भी 2 पॉइंट है, बट दी ओनली डिफरेंस इज दोनों के दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गए एक ही पॉइंट। तो अभी देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा फिर, पी बी इंटू पी सी इज इक्वल टू पी ए, पहला पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट भी क्या है, दूसरा पॉइंट भी ए है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी इंटू पी सी। अगर मान लो दोनों ही टेंजेंट हो गए, ठीक है, तो मेरा लंबा सा बन गया। अगर दोनों ही टेंजेंट हो जाएगी तो क्या बोलोगे, पी ए इंटू पी ए इज इक्वल टू पी बी इंटू पी बी। सो पी ए इज इक्वल टू पी बी आ जाएगा। इसीलिए अपन बोलते हैं कि यार एक्सटीरियर एंगल से आप दो टेंजेंट्स बनाओगे तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल आएगी। सर्कल में बाहर तुम कोई भी पॉइंट ले लो, वहां से तुम्हें हमेशा दो टेंजेंट्स तो मिल ही जाएंगे ना, और उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ भी हमेशा सेम आएंगी। क्यों सेम आएगी, सेकंड सेकंड थ्योरम, पी ए इंटू पी ए इज इक्वल टू पी बी इंटू पी बी। सो बेसिकली पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट लोगे तो पी ए इज इक्वल टू पी बी आ गया। अब उसी कंडीशन को देखो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, उससे पंगा हो गया इसमें। चलो अपन ऐसे कर लेते। तो अभी देखो, अभी मैं अगर गौर से देखूं इस सर्कल के लिए, मेरा एक्स एक्सिस भी एक सीकेंट हो चुका है। देखो एक्स एक्सिस इस सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, और मेरा वाई एक्सिस भी एक सीकेंट हो चुका है, ये भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। सो मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो दो सीकेंट्स बन गई है इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए। और अगर दो सीकेंट्स बन गई है तो ओरिजिन मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया दोनों सीकेंट्स का। देखो है ना, ये भी एक सीकेंट है 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ये भी एक सीकेंट 2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो इन दोनों सीक्वेंस का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ओरिजिन। तो मैं क्या बोलूंगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। पी क्या है मेरा, ओरिजिन। सो ओरिजिन से कोई भी एक सीक्वेंस पकड़ लो, तो मैं क्या बोलूंगा, ओ ए इंटू ओ डी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, या ओ डी इंटू ओ सी, तो बात तो एक है। ओ ए इंटू ओ डी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ बी होगा। अब ओ ए कितना हो जाएगा, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है, माइनस का सी वन अपॉन ए। ओडी तक का डिस्टेंस कितना है, सी टू अपॉन ए। ओसी तक का डिस्टेंस कितना है, ओसी माइनस सी टू अपॉन बी, और ओबी माइनस सी वन अपॉन बी वन। मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, सी वन सी टू अपॉन ए वन ए टू इक्वल टू सी वन सी टू अपॉन बी वन। ये तो कैंसिल हो गया, क्या मिल गया अपने पास, बी वन बी टू इज इक्वल टू। देखो आया समझ में। तो सर्कल के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो अपनी टेंथ की प्रॉपर्टीज यूज करो और सेंटर वाला फंडा यूज करो, सेंटर रेडियस, और कुछ नहीं करना है तुम्हें वहाँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत। देखो यहाँ तक समझ में आया ना सबको। हाँ सर। सो कमिंग बैक टू सर्कल का इक्वेशन, तो अपन ने ये सर्कल के इक्वेशन देखे। अब देखो यहीं पे बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ सर्कल्स हो जाते हैं। फॉर्म्स मतलब अलग अलग टाइप के केसेस बन जाते हैं, उन केसेस को याद करने का जरूरत नहीं है, तुम बस समझते जाओ। एग्जाम में आएगा तो अपने आप अपन यूज कर लेंगे। जैसे अभी कुछ कुछ तो अपन ने अभी भी यूज किया ही है, ऐसा नहीं कि अपन ने यूज नहीं किया। एक मिनट। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। हम्म, इससे पहला क्या हो जाता है, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। पहले एक बार में सारे केसेस लिख देता हूँ, एक एक करके देख लो। सर्कल टचिंग वाई एक्सिस।
सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये कर जाता है। ये सारे फॉर्म्स आर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन, राइट, जो अपन को एग्जाम्स में क्वेश्चंस में मिल जाती है। जैसे ए वाला तो अपन ने भी किया भी था, राइट, अ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस। देखो अब उस ध्यान क्या रखना है तुम्हें, व्हेन आई से अ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट वी जनरली ड्रॉ, बट सर्कल कहीं पे भी हो सकता है। एक्स को टच कर रहे हैं ना, कहीं पे भी कैसे भी टच कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं। हाँ, अगर एक्स को टच करता है तो जो भी आपका सेंटर होगा, जैसे आपने सेंटर एच कॉमा के लिया, सो आपका जो रेडियस होगा वो आपका के बराबर ही आ जाएगा। बस एग्जाम में जब भी तुम ये कंडीशन यूज करोगे, हमेशा ध्यान रखना एच और के पॉजिटिव नहीं है, एच और के नेगेटिव भी हो सकते हैं, या फिर एच कॉमा के सेंटर ये हो गया तुम्हारा माइनस एच कॉमा के, राइट, सेंटर के हो, सॉरी रेडियस के हो सकता है, तुम्हारा माइनस एच कॉमा माइनस के सेंटर भी हो सकता है, और तुम्हारा सेंटर एच कॉमा माइनस के भी हो सकता है। और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ के, बिकॉज रेडियस तो पॉजिटिव आएगा। तो अगर यहाँ पे माइनस थ्री है तो मैं रेडियस को ना माइनस थ्री बोलूंगा, रेडियस तो मैं थ्री बोलूंगा, तो आर मॉड के हो जाएगा। तो तुम्हारे पास अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती है। 90% ऑफ द क्वेश्चन में अपना काम इससे ही चल जाता है, या फिर क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ रहता है, the circle lies in the first quadrant, the circle lies in the second quadrant, the circle lies in the fourth quadrant। तो अपन को मालूम रहता है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अपन को किस तरह से लेने हैं। बट अगर सिर्फ इतना सा बोलूंगा सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, तो सिर्फ ये नहीं, ये बाकी केसेस भी चलते रहेंगे सेंटर्स के। तो सेंटर्स के साइन बदलेंगे तो मेरा इक्वेशन बदलेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं सर्कल का इक्वेशन, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस के, तो वाई प्लस के का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इक्वेशन बदल देंगे अपने पास। तो क्वाड्रेंट याद रखना एग्जाम में, नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं गिवन हुआ तो फिर सारे पॉसिबल होंगे। बी, अ सर्कल टचिंग दी वाई एक्सिस, अगर वाई को टच कर रहा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, अब देखो सिमिलरली वाई को टच कर रहा होगा तो ऐसा सर्कल बन सकता है, वो बन तो कहीं पे भी सकता है। वाई को अगर टच कर रहा होगा तो सेंटर अगर तुम्हारा एच कॉमा के है, तो ये टेंजेंट हो जाएगी ना वाई एक्सिस, यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये रेडियस हो जाएगा, तो दिस विल बी योर एच। सो आर जो है वो मॉड एच हो जाएगा, ऐसे देखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो मॉड एच एच ही आएगा, किसी और क्वाड्रेंट में होगा तो फिर मॉड एच की जगह, सॉरी एच की जगह मॉड एच आएगा। मतलब मान लो एच अपना -4 हो गया तो फिर मैं रेडियस अपन 4 बोलेंगे। सर्कल टचिंग बोथ दी एक्सिस, दोनों एक्सिस को अगर कोई सर्कल टच कर रहा है, दोनों एक्सिस को टच करना चाहिए। सो अभी देखो इसका जो सेंटर होगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट रेडियस हो जाएगा, बिकॉज x मेरी टेंजेंट है, लेकिन मेरी टेंजेंट तो y भी है, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, मतलब सेंटर ही मेरा r कॉमा r आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये दोनों x माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा लो, तो हमेशा आर स्क्वायर ही बनेगा, हर क्वाड्रेंट का आंसर निकल जाएगा यहीं से, है ना। तो उसको याद करने की जरूरत नहीं, याद करोगे तो एग्जाम में फंसोगे, राइट, भूल जाओगे तो कंफ्यूजन होगा। सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। डी वाले केस में क्या हो रहा है, सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कभी अगर ऐसा बोला है अ कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द कर्व्स। कोई भी कर्व जो ओरिजिन से पास होता है, उस कर्व के लिए अपन क्या बोलते हैं, उसका कांस्टेंट टर्म हमेशा जीरो होगा।
right? Not the circle, any damn curve, right? कोई भी कर्व अगर सर्कल, कोई भी कर्व अगर सेंटर, सॉरी क्या बोलते हैं, कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से पास होता है तो उस कर्व का कांस्टेंट टर्म जो आएगा ना वो हमेशा जीरो आएगा। तो अगर सर्कल भी अपना ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब 0,0 उसको फुलफिल कर रहा है, अब तुम किसी भी इक्वेशन को 0,0 फुलफिल कराओगे तो होगा क्या, तुम्हारे पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा ना, डालो इक्वेशन ये, इसमें डालो 0,0, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बचा गया सी, तो सी इज इक्वल टू जीरो आ गया ना, सी की वैल्यू जीरो। तो कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से पास करता है तो उसका कांस्टेंट टर्म हमेशा जीरो हो जाएगा। ई वाला देखते हैं, ई वाला बहुत इंटरेस्टिंग। ई वाला क्या है कि अगर तुम्हारे पास कोई सर्कल है उसके डायमीटर का एंड पॉइंट जीरो है और मुझे सर्कल का इक्वेशन लिखना है। मान लो ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। मेरे को इस सर्कल की इक्वेशन निकालना, ठीक है। तो देखो इसे कोई इक्वेशन अपन निकालेंगे कैसे, मेरे को मालूम है कि मेरे को सेंटर निकालना पड़ेगा और मेरे को रेडियस निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दूंगा तो सेंटर आ जाएगा, और मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाल दूंगा तो रेडियस भी आ जाएगा। भाई तो आप सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो। सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालोगे, डायमीटर का एंड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट निकाल दो तो सेंटर आ गया, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दो तो रेडियस भी आ गया। अगर मैं बिना सेंटर और रेडियस निकालने डायरेक्टली अगर मैं सर्कल की इक्वेशन लिखता हूँ, तो अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे x1 y1 और x2 y2, तो सर्कल का इक्वेशन आप क्या लिखोगे, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगी सर्कल की इक्वेशन, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये भी याद रखो काम का फॉर्म होता है, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है तो आप डायरेक्टली इक्वेशन को लिख सकते हो ना। ये इक्वेशन भी आई कैसे होगी, देखो अगर तुमने सर्कल का इक्वेशन निकालना है, तुमने एक वेरिएबल पॉइंट लिया होगा इस पी पे, उसको तुमने एक्स कॉमा वाई बोला होगा और तुम्हारे पास ए और बी गिवन है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल कितने का बनेगा, 90 का बनेगा, राइट। तो पी बी का स्लोप निकाल दो, पी बी का स्लोप कितना हो जाएगा देखो, y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू, ये का स्लोप निकाल दो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। जैसे ही प्रोडक्ट -1 करोगे यही फॉर्म बनेगा, देखो y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई कर, ये इधर ले जाओ, -1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वापस इस तरफ लेके आओगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा ना। सही मैंने बोला, बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखोगे, सेंटर रेडियस याद रखोगे तो भी सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं सॉल्व नहीं होंगे, और तुम्हारा एक स्टेप दो स्टेप एक्स्ट्रा लगे होंगे। तो सर्कल की इक्वेशन में डायमीटर फॉर्म क्या हो जाता है कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है तुम्हें, तो भी तुम सर्कल की इक्वेशन डायरेक्टली बोल सकते हो, कितना x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इंटरेस्टिंग बात क्या है देखो यहाँ पे, अगर मुझे सर्कल का इक्वेशन निकालना है, राइट, सो x1 x2 y1 y2 चार पॉइंट्स, चार कोऑर्डिनेट्स मुझे पता होने चाहिए। अगर x1 y1 x2 y2 पता होंगे तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को गौर से देखो, राइट, इसको अगर मैं ओपन कराऊं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 x प्लस x1 x प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 y प्लस y। अब देखो ध्यान से देखना ना, बहुत बार जेई में आ जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। ये आपके पास डायमीटर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन था, आपने इसको ओपन कराया, आपने इसको ऐसे देखा, अब आपके दिमाग में क्या रहता है, x1 y1 और x2 y2 आ जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा यार, है ना? लेकिन जरूरी नहीं है ना, आपको x1 y1 और x2 y2 की जगह अगर x1 प्लस x2 भी मिल गया और x1 इंटू x2 भी मिल गया तो भी मेरा काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है ना मुझे x1 और x2 दोनों अलग अलग ही मिले, अगर किसी क्वेश्चन में मुझे x1 x2 का सम मिल गया और x1 x2 का प्रोडक्ट मिल गया तो भी मेरा काम हो जाएगा। y1 प्लस y2 का सम मिल गया और y1 y2 का प्रोडक्ट मिल गया
तो भी मेरा काम हो जाएगा, मैं इक्वेशन फटाक से निकाल दूंगा, है ना। क्योंकि अगर गौर से देखोगे तुम इस इक्वेशन को, डायमीटर फॉर्म वाली इक्वेशन को, एक्स में क्वाड्रेटिक है ना जिसके रूट x1 x2 है, और y में क्वाड्रेटिक है जिसके रूट y1 y2 है। तो कई बार ना वो ऐसे क्वेश्चन बना देता है, इफ x1 x2 आर रूट्स ऑफ x square plus 5x minus 11 is equal to 0, and y1 y2 are roots of x square minus 3x minus 17. The equation of a circle. Both x1 y1 and x2 y2 as endpoints of the diagram. ठीक है, अब देखो, अब कई बार क्या करता है ना बच्चा एग्जाम में गलती करता है, x1 x2 तो डायमीटर के एंड पॉइंट में x1 x2 निकालना है मुझे, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने लग जाएगा। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, इरेशनल रूट्स आएंगे तुम्हारे पास x1 x2, अब बहुत गंदा हो जाएगा, यहाँ पे डालोगे इरेशनल रूट्स। अब देखो इसको इस फॉर्म में भी देखो, ये फॉर्म भी याद रखना है ना, x1 x2 में क्वाड्रेटिक है ना, इसका मतलब x1 x2 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे, x1 x2 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है। तो मैं यहाँ से क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है पूरा का पूरा, सर्कल का नहीं। तो यहाँ से मैं x1 प्लस x2 निकाल सकता हूँ। x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स इज -5, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c/a। सिमिलरली y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा 3, और y1 y2 कितना हो जाएगा -17। x1 प्लस x2 कितना होता है -b/a, और x1 x2 कितना होगा c/a। आगे चारों वैल्यूज को यहाँ पे डाल दो, मेरा सर्कल का इक्वेशन ही आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3y माइनस का 28। ये आ गया अपना सर्कल का इक्वेशन। आया समझ में? सो दिस इज डायमेट्रिक फॉर्म। अब देखो, ये जो x1 प्लस x2 है, x1 x2, ये डायमीटर के फॉर्म में भी काम आता है, एक और जगह काम आता है ना, कोनिक में बहुत जगह अपन को ये ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, फिर एग्जाम में अपन सॉल्व करते हैं तो अपना लेंथी हो जाता है। देखो वो वाला क्वेश्चन भी मैं कराता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टाइम बच जाएगा तुम्हारे पास। ये क्वेश्चन तुम्हारा, इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा ना, वो तुमसे लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछ रहा होगा। कॉर्ड क्या होता है, किसी भी कर्व पे दो पॉइंट को ज्वाइन कर। अब वो कोई भी तुम्हें 2 डिग्री इक्वेशन दे देगा, मान लो दे दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 5 प्लस c। अब बोलेगा एक लाइन है, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c, और तुम्हें कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। ये लाइन उस कर्व को दो पॉइंट पे कट कर रहा होगा। अभी तो मैं सर्कल वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, बट तुम इसको पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला किसी के लिए भी जनरलाइज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी देखो अपने पास एक सर्कल है ना, तो मैं इसको सिर्फ एक कर्व देख रहा हूँ, एक मेरे पास कर्व है, इसको ये लाइन एक सीकेंट होगी, तो लाइन इसको दो पॉइंट पे कट करेगी, ध्यान से समझो, दो पॉइंट पे कट करेगी ए बी, और वो बोल रहा है लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब ए बी का लेंथ निकाल। अब देखो इसका इक्वेशन पता है, इसका इक्वेशन पता है, सबसे पहले जो दिमाग में अपन को स्ट्राइक करता है वो क्या स्ट्राइक करता है कि यार ए बी का लेंथ निकालना है ना, सो ए और बी अगर पॉइंट आ जाएंगे तो अपना लेंथ निकल जाएगा, कहानी बन जाएगी। ए और बी का लेंथ निकालना है तो ए और बी पॉइंट आ जाएंगे तो काम बन जाएगा मेरा, बिकॉज अगर किसी भी चीज का लेंथ निकालना है तो आपको उसका एंड पॉइंट चाहिए, एंड पॉइंट मालूम चल जाएंगे तो फिर मेरे को अगर ए और बी पॉइंट निकाल दी तुमने कैसे भी करके, मान लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो फिर मैं ए बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। सोच बहुत नेक है ना, बहुत जगह काम भी कर जाते हो, बहुत जगह बैंड भी बजा देगी, क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि अल्फा बीटा और गामा डेल्टा निकालना आसान रहेगा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा आप कैसे निकालोगे, इस लाइन का और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं अगर इस लाइन को उठा के इस कर्व में डालूंगा तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी, राइट।
अब वो क्वाड्रेटिक अच्छी बन रही है नहीं बन रही है, उसके इरेशनल रूट्स भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे अपने पास इरेशनल रूट्स आ रहे थे, ऐसी क्वाड्रेटिक भी बन सकती है। अगर ऐसी क्वाड्रेटिक बन जाएगी इरेशनल रूट्स वाली, तो फिर मैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकालूंगा, वैसे गंदे आ जाएंगे बहुत, और वो इरेशनल रूट्स वाले गंदी वाली वैल्यूज होंगी, वैल्यूज तो आएंगी, और फिर उनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा और फिर आंसर निकालूंगा। तो ओलंपियाड वाला क्वेश्चन बन जाएगा फ्री फोकट जेई में, क्योंकि जेई में मेरे पास कितना होता है, 3 मिनट 4 मिनट मैक्सिमम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ना ये अपन बहुत बार यूज करते हैं। हम क्या करेंगे यार, देखो पॉइंट निकालना है ए बी, ए बी क्यों निकालना है, बिकॉज तुम्हें ए बी डिस्टेंस निकालना है ना। अब ये चीज समझो, ए बी डिस्टेंस निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि तुम x1 y1 और x2 y2 निकालो, लाइक सॉरी, या फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकालो, x1 x2 निकालो, ठीक है, चेंज करो। तो ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है। अब देखो, अगर मुझे a और b का डिस्टेंस निकालना है तो जरूरी नहीं है मेरे पास x2 और x1 है। अगर आप x2 माइनस x1 भी निकाल दोगे डायरेक्टली तो भी मेरे को चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि x1 x2 अलग अलग निकाले आपने, कि आपने डायरेक्टली x2 माइनस x1 निकाल दिया। बिकॉज अगर डायरेक्टली x2 माइनस x1 निकाल दोगे तो भी मेरा काम बन जाएगा। डायरेक्टली x2 माइनस x1 निकाल दोगे, इसका मतलब दिखाता हूँ आज। अब देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेंगे तो आपको फटाफट समझ में भी आएगा। इस सर्कल का इक्वेशन कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन पे ले लो, y इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, देखो अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करना है ना, पहले मुझे ए और बी पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करना है तो y इज इक्वल टू x प्लस 3 यहाँ पे डाल दो, y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो अपने पास सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह x प्लस 3 डाल दो। देखो अभी तक तो मैं भी वही कर रहा हूँ जो दूसरा बच्चा कर रहा होगा, इन दोनों को सॉल्व करके x1 y1 और x2 y2 निकालने का कोशिश। अब ये x में बन गया इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 16x प्लस 9 9 प्लस 18 is 27 minus 1 is 26। इसमें 2 कैंसिल भी हो जाएगा, so x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 30। ठीक है, अपने पास रूट्स ही नहीं आएंगे इसमें, एक मिनट इक्वेशन में मत जाओ, है ना, ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो मैं x को -3 कर देता हूँ। तो अभी कितना हो जाएगा, बाकी सब तो सेम रहेगा, ये माइनस का 6x हो जाएगा तो ये 4x आएगा मेरे पास। सकते हो कंफ्यूजन है ना, उस क्वालिटी के रूट्स नहीं आ रहे थे तो लाइन उसको इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, अपन को इंटरसेक्टिंग चाहिए ना। तो अभी बनाता हूँ मैं इसको, ये होगा 2x स्क्वायर 6x माइनस का 6 प्लस का 4x प्लस का 9 प्लस का 2। मेरे को मिल गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ तक सेम, अब यहाँ पे अगर तुम x1 x2 निकालोगे तो x1 x2 देखो तुम्हारे पास इरेशनल बन जाएगा, है ना, इरेशनल बन जाएगा -2 प्लस माइनस रूट 21/2। तो पंगा करेगा फिर मेरे को, क्योंकि उसके बाद में ऐसा नहीं ना कि x1 निकालने के बाद में कहानी खत्म हो गई, फिर मुझे y1 y2 भी निकालना पड़ेगा, फिर मेरे को उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे ये भी करना पड़ेगा। इससे बेटर अपन क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली अपन x2 माइनस x1 निकालते हैं। x1 x2 इसके रूट्स ही है ना, तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, डिफरेंस ऑफ द रूट चाहिए। तो मैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, हाँ तो समझो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस का 4x1 a माइनस b का होल स्क्वायर इज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। x1 प्लस x2 दिखा तो बहुत इजी है, कितना है, -2 का होल स्क्वायर इज 4। ये कितना हो गया, प्लस का 20, तो ये मेरे पास आ गया 24। तो ये देखो मेरे फॉर्मूले में पहला टर्म तो आ गया 24 प्लस,
अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, है ना? अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ से x निकाल के इसमें डालोगे तो y में क्वाड्रेटिक बनेगी, वहां से y1 माइनस y2 निकल जाएगा। बट उतनी मेहनत मत करो, लाइन पकड़ो हमेशा। ये लाइन है ना, तो लाइन पे समझो x1 y1 इसको फुलफिल करता होगा, तो y1 क्या होगा x1 माइनस 3, और x2 y2 भी इसको फुलफिल करता होगा, तो y2 क्या होगा x2 माइनस का 3। यहाँ से निकालो डिफरेंस, y2 माइनस y1 किसके बराबर आ रहा है, x2 माइनस x1, है ना? हमेशा लाइन की इक्वेशन से निकालो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये हो गया 24 प्लस 24 दैट इज 40। पूरी की पूरी मेहनत बच गई मेरे पास। तो कभी भी तुम्हारे पास कोई भी कोनिक और कोई भी कॉर्ड का लेंथ निकालने को बोले, तो उस कॉर्ड को और उस कोनिक को सॉल्व करो एक साथ, x में क्वाड्रेटिक बनेगा, वहां क्वाड्रेटिक निकालने के बाद में x और x2 के पीछे मत भागना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर निकाल लेना डायरेक्टली। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर y2 माइनस y1 अपन कहाँ से निकालेंगे, लाइन की इक्वेशन से। वहां से y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 में हमेशा रिलेशन आ जाएगा, तो वहां से मुझे मालूम चल जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है। तो दोनों वैल्यूज आ गए। देखो आया समझ में, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड फॉर एनी कोनिक एंड अ सर्कल, इसे ध्यान रखना, फॉर एनी कोनिक, सॉरी एनी कोनिक एंड अ लाइन। ठीक है, बिकॉज सर्कल वाले केस में लेंथ ऑफ अ कॉर्ड निकालना तो और भी इजी हो जाएगा, वहां मुझे इतना माथापच्ची करने का जरूरत भी नहीं है, ओनली फॉर सर्कल्स। बिकॉज सर्कल में बहुत खास बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ना, कि अपने पास सेंटर नाम की चीज होती है, और सेंटर हमेशा सारी कहानियों को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। अगर सर्कल वाले केस में मैं कोई कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, सेंटर निकालोगे हमेशा, सेंटर प्लॉट करना मत भूलना। सेंटर निकाल दिया तुमने, ये तो मैं लाइन की इक्वेशन की बनोगी, सेंटर से परपेंडिकुलर डालो इस लाइन के ऊपर। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्ड विल ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है, लेंथ ऑफ कॉर्ड तुम क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज AB which is also equal to twice BD, right? BD के बराबर हो जाएगा ट्वाइस BD। ये तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। BC का स्क्वायर कितना है, BC तो मेरा रेडियस है, सो R स्क्वायर माइनस CD का होल स्क्वायर। याद करने का जरूरत नहीं है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड निकालना है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे, इसका ट्वाइस हो जाएगा। सीडी कैसे निकालोगे, सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक पॉइंट पे एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन, सीडी आ जाएगा। सीबी क्या होगा, रेडियस होगा, तो डीबी में हमेशा निकाल लूंगा। 10th क्लास में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे ऐसे, अगर याद हो तो, जहाँ पे अपन लेंथ ऑफ अ कॉर्ड निकालते थे, राइट, सो लेंथ ऑफ अ कॉर्ड अपन राइट एंगल ट्राइंगल से ही निकालते, आया समझ में। तो अगर सर्कल वाला केस होगा, मतलब सर्कल में अगर कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा है, तब तो तुम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, फटाफट आंसर आ जाएगा। सर्कल के अलावा कोई और कोनिक है, या फिर सर्कल की भी बात करूँ, तो आप हमेशा ऐसा कर सकते हो, लाइन और सर्कल को सॉल्व करो एक साथ, एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा, वहां से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर निकालो, और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर की वैल्यूज दिया जाए। देखो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस सर। फटाफट से मैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट भी खत्म ही कर देता हूँ, छोटा सा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। मतलब कोई भी सर्कल का इक्वेशन तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, तो सर्कल इज अ क्लोज फिगर, तो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कौन कौन से 3 पार्ट्स, एक सर्कल के बाहर वाला पार्ट, एक सर्कल के ऊपर वाला, और एक सर्कल के अंदर वाला। कोई भी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एनी रैंडम पॉइंट, so any random point can have 3 different locations, either it will lie outside the circle, or it will lie on the circle, or it will lie inside the circle। on the circle वाला पॉइंट बहुत सिंपल होता है,
x1, y, राइट। इस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डाल। अगर सर्कल की इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब अगर सर्कल की इक्वेशन में डालने पे 0 आ जा रहा है, तब तो मेरा पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। सर्कल के बाहर कब लाई कर रहा होगा? आउटसाइड। जब सर्कल की इक्वेशन में पुट करोगे उस पॉइंट को, तो तुम्हारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। और इनसाइड कब लाई कर रहा होगा? जब उस पॉइंट को तुम सर्कल की इक्वेशन में पुट कर रहे हो और तुम्हारे पास नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू आ गई मतलब वो पॉइंट मेरा सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। पॉइंट की लोकेशन बहुत काम की चीज हो जाती है, बिकॉज पॉइंट की लोकेशन से सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मुझे ये मालूम चल जाता है कि उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स बनेंगे, राइट। अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ टेंजेंट्स पूछता है सर्कल वाले केस में, ठीक है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स अगर पूछ रहा है तो मुझे सिर्फ पॉइंट का लोकेशन बताना है। पॉइंट का लोकेशन कहाँ पर है? अगर पॉइंट का लोकेशन आउटसाइड है तो आप दो टेंजेंट्स बना लोगे वहां से, है ना, एक ऐसी और एक ऐसी। अगर पॉइंट ऑन दी सर्कल है, अगर ऑन है तो आप एक ही टेंजेंट बना पाओगे। और अगर पॉइंट आपका अंदर है, तो अंदर अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट से तुम कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते। तो एक सर्कल में नंबर ऑफ टेंजेंट्स तुम पॉइंट की लोकेशन के अकॉर्डिंग भी डिफाइन करते हो, क्या पॉइंट अंदर होगा, बाहर होगा, कैसा होगा, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी बन रही है। सेकेंड कम्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये कंसेप्ट काम आता है। अगर आपके पास कोई भी सर्कल है, तो मैंने बोला मेरे पास एक पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है पी, अल्फा कॉमा बीटा, और मेरे पास एक क्यू पॉइंट है एच कॉमा क्यू। दिस क्यू पॉइंट इज मूविंग ऑन द सर्कल, है ना, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो इस क्यू पॉइंट का पी पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस निकालना है और मैक्सिमम निकालना है। सो पी क्यू मिन और पी क्यू मैक्स। देखो अभी कैसा होगा ना, मान लो अगर मैं इमेजिन करूँ इसको, ये क्यू कहीं पे एक रैंडम पॉइंट लिया मैंने, रैंडम जगह लिया सर्कल, ये होगा। अब देखो, अगर इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये पी क्यू का डिस्टेंस मेरा कम होता जाएगा, है ना, यहाँ पे सेंटर ये कम होता जाएगा यहाँ तक, जब ये सेंटर के साथ अलाइन करेगा। जब क्यू तुम्हारा यहाँ पहुंच जाएगा तब तुम्हारा ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसे क्यू पॉइंट और आगे जाएगा डिस्टेंस वापस से बढ़ना स्टार्ट करेगा, है ना। इसका मतलब दिस इज द पॉइंट व्हेन यू हैव पी क्यू मिनिमम। आप पी क्यू की मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो लोकेशन मालूम पड़ी तो ये वाली होगी, है ना। अब इस डिस्टेंस को निकालेंगे कैसे? देखो सेंटर मुझे पता है सी कितना होगा, मुझे रेडियस भी पता है कितना होगा सर्कल का, क्योंकि सर्कल पता है तो सेंटर रेडियस पता होगा। पी पॉइंट मेरा फिक्स पॉइंट है, तो पी क्यू की लेंथ में निकालूंगा तो पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी? पी सी माइनस क्यू सी, है ना। पी सी माइनस क्यू सी कर दूंगा तो पी क्यू मेरा मिनिमम आ गया। और क्यू मैक्सिमम कब आ जाएगा? क्यू मैक्सिमम आ जाएगा जब मेरा क्यू घूम के यहाँ पहुंच जाएगा। जब क्यू मेरा घूम के यहाँ पहुंच जाएगा तो देखो पी और क्यू के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है। सो पी क्यू मैक्स अपन कितना बोलेंगे? फिर से मुझे सेंटर पता है और पी पॉइंट पता है, सो मैं पी सी निकालूंगा। पी सी प्लस सी क्यू कितना है? वही रेडियस के बराबर है। तो पी सी माइनस रेडियस मेरा मिनिमम आ जाएगा और पी सी प्लस रेडियस मेरा मैक्सिमम आ जाएगा। वन सेकेंड, याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिकली समझ लो, कब तुम्हारा मिनिमम कब तुम्हारा मैक्सिमम होगा। बिकॉज सेम चीज ही अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे, जहाँ पे अपन मॉड जेड को मैक्स और मॉड जेड को मिन करते हैं, तो वहां पे तुम सेम कंसेप्ट लगाते हो। और अगर आर्ग्यूमेंट को मैक्स मिन करते हैं तो फिर अपन ये टेंजेंट्स बनाते हैं, जो एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट्स बन रही है। देखो आया समझ में ना? दिस मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट वेयर डज द पी लाइज। पी लाइज इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस हमेशा इतना ही आ रहा होगा। चलो भाई, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? Yes.
अभी वाला क्वेश्चन ट्राई करो देखो। Intercept on the line y is equal to x by the circle x square plus y square minus 2x is equal to 0 is AB. In AB नहीं होना चाहिए, is AB है। Equation of the circle on AB is a diameter. देखो इसका आंसर आना चाहिए फटाफट से। ट्राई करो देखो उस क्वेश्चन को। इंटरसेप्ट ऑन द लाइन, इंटरसेप्ट मतलब लाइन का जो पोर्शन इंटरसेप्ट हो जाएगा मतलब कट जाएगा। तो ये कोई सर्कल है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, तो अपना इसका सेंटर कितना बोलेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करा 1, वाई का कोएफिशिएंट तो 0 है, उसका सेंटर 1,0 है। रेडियस भी निकालना चाहो तो रेडियस भी निकाल सकते हो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन एक जा रही है मेरे, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन, ये ए और बी पे कट कर रहा है, ए बी को डायमीटर लेके जो सर्कल बनेगा, ठीक है। सो डायमीटर लेके सर्कल बनेगा तो पहले अपन को ए बी निकालना पड़ेगा। सो इस लाइन को और इस सर्कल को सॉल्व कर लेते हैं एक साथ। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अच्छा यहाँ तो मेरे पास पॉइंट्स ही आ जाएंगे। सो 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो 2x कॉमन निकाल लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट तो आ गया x इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 1। तो दूसरा पॉइंट y इज इक्वल टू x पे लाई करना चाहिए। आ गए दोनों पॉइंट्स, डायमीटर के एंड पॉइंट्स आ गए। सो x माइनस x1 into x minus x2 plus y minus y into y minus y2 is equal to, so x square plus y square minus x minus y is equal to 0। ये आ गया अपने पास सर्कल का इक्वेशन। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में ना कैसा है तो मेन सर्कल का क्वेश्चन है, बिल्कुल पूरा प्रॉपर्ली पॉइंट्स निकल गए। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू एक्स की जगह दूसरी लाइन दे दूंगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। सर्कल में 4y माइनस 3 ऐसा बना दूंगा। अब देखो, अब जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास पॉइंट इतने आसानी से नहीं निकलेंगे, यहाँ तो बहुत आसानी से निकल गए। तो यहाँ पे भी वो अपन सेम कंसेप्ट लगा सकते हैं कि लाइन को जब तुम सॉल्व करोगे तो एक्स में क्वाड्रेटिक आ जाएगा ना, तो वहां से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, उसको x1 प्लस x2 और x1 x2 निकाल दो। याद है ना डायमीटर की इक्वेशन में तो अपन को x1 x2 आ गए तो बढ़िया है, नहीं आए तो x1 प्लस x2 और x1 इंटू x2 आया तो भी काम चल जाएगा अपना, राइट। तो वो भी एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, क्या जरूरी नहीं है तुम x1 x2 अलग अलग निकालो ही, सम प्रोडक्ट आया तो उससे भी चीजें कई बार सिंप्लीफाई हो जाती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये आधा क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट, इसको छुपाई देना, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 10,7 फ्रॉम द सर्कल, ठीक है। अभी अपन ने डिस्कस किया था, अगर तुम्हें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करोगे, मैक्सिमम डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो पहले इस सर्कल को प्लॉट कर लो, सेंटर प्लॉट कर लो 2,1, रेडियस, सेंटर निकालने में ध्यान रखना -2 से इसको डिवाइड करना है, -2 से इसको डिवाइड करना है। रेडियस कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, 5 है। सो 2,1 अपना सेंटर है, रेडियस अपना 5 है सर्कल का, 10,7 पॉइंट है। अभी 10,7 का लोकेशन भी चलो चेक ही कर लेते हैं। 10,7 इसमें डालो है ना फटाफट से, तो तुम उसमें डालोगे तो कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 40 60 74, ये खुद अकेला 100 है तो पॉजिटिव आ रहा होगा, मेरे को तो साइन से मतलब ऐसे। सो पी पॉइंट जो है वो मेरा बाहर का ही होगा 10,7।
अब इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर पॉइंट ये है पी क्यू। सो पी क्यू निकालना है ना अपन को। सो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी सी प्लस आर। पी सी प्लस आर, आर तो निकाल चुके हो 5 है, और पी सी कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो 0 - 2 4, 7 - 1 36, so √40 + 5। और √40 तो अपना परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो आंसर अपना डी है। और अगर निकालना है तो √40 कितना हो जाएगा, सर वो √40 आपने गलत किया, वो का 10 आएगा सर, वो 64 + 30। 10 है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मेरे को मैंने जीरो पढ़ लिया इसको। सो 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर, अच्छा ये 64 हो गया, बढ़िया। तो ये 100 हो गया फिर। सो 100 हो गया तो 15 आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया। देखो आया समझ में, है ना। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस निकालना और मिनिमम डिस्टेंस निकालना, कोई टेंशन नहीं आता। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, सेंटर फॉर सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड टचिंग द सर्कल x² + y² = 9। ना x² + y² = 9। ये तो मेरा वो सर्कल होता है जिसका सेंटर 0,0 है, रेडियस 3 है। और दूसरा वाला सर्कल देखो 0,0 से ही पास कर रहा है। पहले सर्कल्स बना लो अपने यहाँ पे। ये अपने पास एक सर्कल है बड़ा वाला, छोटा वाला सर्कल यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, इसको टच कर रहा है। ऐसा कुछ होता होगा, है ना। अब देखो ये मत बोलना कि डी वाला आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे तो मैंने बनाया है ना, मैंने टचिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है। हो सकता है सर्कल ऐसा बन जाए, है ना। टचिंग फोर्थ में भी आ सकता है, टचिंग तो फर्स्ट थर्ड में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है। सो लेट्स से कॉल दिस सेंटर एज अल्फा कॉमा बीटा। अब देखो क्या क्या पता है तुम्हें, ये दो पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। सो अल्फा कॉमा बीटा का 0 से डिस्टेंस और अल्फा कॉमा बीटा का 1,0 से डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा स्मार्टली कर लेते हैं, चलो। अभी देखो, अल्फा कॉमा बीटा का 0 से डिस्टेंस और अल्फा कॉमा बीटा का 1,0 से डिस्टेंस इक्वेट करोगे, तो तुम कैसे करोगे इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया 0 से डिस्टेंस। तो करोगे अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, अल्फा तुम्हारे पास हाफ आएगा। स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करने के बाद में वो स्टेप्स में गायब कर रहा हूँ। अब एक चीज देखो, बचपन में तुमने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर बनाओगे, है ना, तो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, ये इक्वल डिस्टेंस ही होता है। तो मैं भी क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट का 0,0, इस पॉइंट का 1,0 से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। मतलब मुझे मालूम है अल्फा कॉमा बीटा मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा, तो 0,0 और 1,0 का मिड पॉइंट क्या होगा, 1/2,0। इसका मतलब मुझे मालूम है अल्फा मेरा हाफ आ रहा होगा। वैसे कर लो या फिर डिस्टेंस इक्वेट करने से भी आया, कोई दिक्कत नहीं। सो अल्फा अपने पास हाफ आ गया। आया समझ में, मैंने क्या किया, सेंटर दिखा, सर्कल के ऊपर पॉइंट दिखे, जो अपना बेसिक मैंने स्टार्टिंग में कहा था, सेंटर दिखे, सर्कल के ऊपर पॉइंट दिखे, डिस्टेंस को रेडियस के बराबर कर दो। ये हो गया अपना पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, टचिंग दी सर्कल। अभी इसको टच करना चाहिए, तो ज्वाइन करो इन सबको, इन सबको ज्वाइन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट, ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो इसका रेडियस है, राइट। हाँ, तो अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा, 0,0, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 है।
डिस्टेंस 3 है ना, और ये डिस्टेंस मेरा डायमीटर हो जाएगा छोटे वाले के लिए। तो छोटे वाले का रेडियस मतलब 2r जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। तो रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, 3/2 के बराबर आ जाएगा। रेडियस 3/2 के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने रेडियस से लिखा था। सो दिस इज इक्वल टू 3/2। अल्फा तुम हाफ निकाल चुके हो, तो किसी भी इक्वेशन को यूज कर लो, इन दोनों को यूज कर लो। तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज 9/4 माइनस, सॉरी बीटा अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर 9/4 माइनस अल्फा स्क्वायर, और अल्फा अपन ने कितना निकाला है 1/2। सो 9/4 माइनस 1/4, सो 8/4, तो ये 2 आ गया। सो बीटा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2। तो अपना आंसर क्या हो गया, हाफ कॉमा 2। क्या हुआ, ये तो मेरे को आंसर ही नहीं दिख रहा। मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ की है। बीटा स्क्वायर की तरफ 3/2 का होल स्क्वायर 9/4, 9/4 माइनस 1/4 इज 8/4, 8/4। हाँ तो बीटा स्क्वायर 2 तो आ रहा है, बीटा प्लस माइनस 2 आ रहा है 0,0 से। उसका रेडियस 3 था ना, सेंटर 0,0, तो ये डिस्टेंस पूरा 3 हो जाएगा। ये लाइन इसके सेंटर से पास कर दी, इसका डायमीटर ही तो है। सर आप ऐसे फॉर श्योर कैसे कह सकते हो कि 0,0 से वो जो दूसरे सर्कल के पॉइंट पे है वो सेंटर से ही पास करेगा? वो एक रैंडम पॉइंट से भी पास कर सकता है ना, नॉट कंपल्सरीली वो नहीं, that- अगर अगर दो सर्कल्स टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स तो, सेंटर और पॉइंट ऑफ टचिंग कोइंसिडेंट होंगे ना, मतलब कोइंसिडेंट क्या, कोलिनियर होंगे। अगर दो सर्कल टच करते हैं कैसे भी, चाहे अंदर से टच करे चाहे बाहर से टच करे, if two circle touches each other then their centers and their point of touching हमेशा कोलिनियर होते हैं। यहाँ पे टच करते हैं तो ये कोलिनियर होंगे। तो अगर मेरा ये सर्कल 0,0 से पास कर रहा है विच इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ दिस, तो इस सर्कल का सेंटर ये वाला पॉइंट, मेरे सर्कल का सेंटर ये वाला पॉइंट, और जहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये कोलिनियर बनेंगे तीनों। टच कर रहा है उसने बोला ना, हाँ। तो मेरे ख्याल से आंसर में लोचा हुआ है इस क्वेश्चन में। अपने आपने जो सही किया, तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो कहीं दिख नहीं रही। अल्फा हाफ ही आएगा, 0,0 और 1,0 का बीच वाला पॉइंट इज हाफ कॉमा 0, so अल्फा इज हाफ, हाफ इज 1/4। ये रेडियस ही तो होगा ना, रेडियस मेरा पूरा 3 है, सो 3/2 तो नहीं, मेरे को तो कोई गलती दिखी नहीं इसके अंदर, सही है, उसका ऑप्शन गलत है। ऐसे ही देख लो ना, मैं दिखाता हूँ ना, आंसर गलत है उसके। मान लो हाफ कॉमा 3/2 या हाफ कॉमा 1/2 कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। अभी देखो हाफ कॉमा, इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस निकालो, ये तो सेंटर है। मान लो बी ऑप्शन होता, अगर ये बी ऑप्शन जो सेंटर है और ये मेरा सर्कल पे पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 9/4, है ना। 1/4 प्लस 9/4 कितना हो जाएगा, 10/4, राइट। सो रूट ऑफ 10/4 मेरा रेडियस हो जाएगा। रूट ऑफ 10/4 3 से छोटा आएगा ना, यही से सर्कल है, राइट। अगर 3 से छोटा आएगा, इसका मतलब ये डिस्टेंस मेरा 3 से छोटा होगा, तो ये कभी टच ही नहीं कर पा रहा होगा, ये तो और कम हो जाएगा, राइट। ये कितना है, अगर ये अल्फा बीटा है तो 9 वही सेम ही बनेगा,
10/4 सब 3 से छोटे हैं, तो ये मेरा टच ही नहीं कर पा रहा होगा, पीछे रह जाएगा, तो टचिंग नहीं हो पा रहा होगा। आया समझ में? अपना आंसर सही है, अल्फा हाफ आएगा और बीटा प्लस माइनस का √2 आएगा। क्लियर हुआ सबको? ये भी क्लियर हुआ ना, दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं, राइट, चाहे वो इंटरनली करें चाहे वो एक्सटर्नली करें, आपके दोनों सेंटर्स और आपका पॉइंट ऑफ टचिंग हमेशा कोलिनियर होगा अगर टच करते हैं तो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। द इक्वेशन टू द सर्कल, ऊपर वाले का आंसर वही है फिर, है ना? कितना 3 सॉरी अल्फा बीटा निकालना था ना, अल्फा इज 1/2 एंड बीटा इज प्लस माइनस √2। सो दो सर्कल्स बनेंगे अपने पास, हाफ और √2 वाला और हाफ और माइनस √2 वाला, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट में बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose radius is 4। यहाँ रेडियस अपन को दिया हुआ है, which touches the x-axis at a distance of -3 from the origin। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बना के देखो फटाफट से। x को टच करना चाहिए, क्या पता सारे x को टच करने वाले सर्कल से बन गए अपने पास। x को टच करना चाहिए -3 पे, तो इसका जो सेंटर होगा, राइट, -3 पे टच कर रहा है, -3 हो गया, और रेडियस कितना दिया उसने, 4 दिया है, so radius 4। या फिर ये वाला बन सकता है, 3, तो अपने पास सर्कल कौन कौन से बनेंगे, x² y² वाली फॉर्म में है ना, तो x² + y² प्लस का 6x, है ना, दोनों में -3 तो प्लस का 6x ही रहेगा, 4 भी और -4 भी है, सो प्लस माइनस 8y। c कैसे निकालेंगे अपन, r कितना दिया हुआ है, r अपना 4 ही है ना, तो r = g² + f² माइनस का c, तो c कितना हो जाएगा 9। ये आगे देखो अपने पास इक्वेशन, दो सर्कल्स आएंगे अपने पास, x² + y² + 6x + 8y + -8y + 9 is equal to 0। कि अगर x को टच कर रहा है तो ये वाला भी हो सकता है कि वाला भी हो सकता है। वही क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि नीचे वाले क्वाड्रेंट में भी बनेगा, राइट, उनको भूल मत जाना वरना आंसर कई बार गलत हो जाता है, फिर अपन ए या डी में से कुछ एक ए मार्क कर देते हैं बेसिकली, नॉट डी। चलो ये वाला देखो, a equation of a circle touching the lines x = 0, y = 0, x = 2c, x = 0, y = 0, x = 2c। हाँ देख, ये तुम्हारा y = 0, ये तुम्हारा x = 0, ये तो x एक्सिस y एक्सिस ही होगी, x = 2c। अब 2c मेरे को पता नहीं c पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो जैसा दिया हुआ वैसे लिखो, 2c a circle touching all the 3 lines। दो बनेंगे, एक ऊपर भी बनेगा एक नीचे भी बनेगा, तो देखो प्लस माइनस भी दिख रहा है अपन को, है ना, और किसका y कोऑर्डिनेट, आंसर डी होगा, और कौन सा होगा, x = y = 0, दिस इज 2c, तो ये जो डिस्टेंस होगा एक 2c हो जाएगा, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, c, c, और रेडियस है c, और ये क्या हो जाएगा, c, -c, रेडियस है c। तो y कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस आ रहा है, तो y कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस आना चाहिए, तो x² + y² - 2cx + -2cy। अब एक कांस्टेंट निकालना है मेरे को, तो कांस्टेंट कैसे निकालते हैं अपन, c1 ले लेता हूँ उसको, r कितना हो जाता है, r हो जाता है g² + f² - c, r अपना कितना है c, तो हो जाएगा c² = g² c² f² c², इसको माइनस का c में लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना।
तो अपने पास C1 कितना आ जाएगा, माइनस का C² प्लस H² माइनस का C। चलो प्लस ही आएगा ना, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस आ गया, राइट। बी आंसर ये आया समझ में। तो जब भी ऐसे सर्कल्स वाले क्वेश्चन आए ना कि क्वेश्चन का सर्कल टच वच कर रहा है राइट लाइंस को एक्सिस को, राइट, तो भूल मत जाना कि नीचे ऊपर भी पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे कई बार ना वो ऐसे पूछ लेता है, हाउ मेनी सर्कल्स, नहीं कर लेता है, तो कई बार ऐसे पूछ लेता है, हाउ मेनी सर्कल्स can be drawn touching y is equal to 0, x plus y is equal to 10, y is equal to x। ऐसे कई बार पूछ लेता है। ऐसे कितने सर्कल बना सकते हो, टचिंग y is equal to 0, x plus y is equal to 10 and y is equal to x। y is equal to 0 तो अपनी x एक्सिस से होगी, y is equal to x9 बनाऊंगा तो ऐसा कुछ बनेगा, y is equal to, और x plus y is equal to 10 बनाऊंगा तो ऐसा। तो अभी ये दोनों और x को टच करने वाले सर्कल्स बनाने, ये हर बच्चे को दिख जाता है ये वाला सर्कल। y is equal to x को टच कर गया, इस वाले को भी टच कर गया, और यहाँ पे एक्सिस को भी टच कर गया, ये भी एक सर्कल बनेगा। ये भी एक बनेगा। ये भी। देखो विजुअलाइज हो रहा है ना, इन तीनों लाइंस को टच करने वाले सर्कल्स अगर मैं बनाऊं तो एक तो वो मेरा ट्राइंगल के अंदर वाला बन जाएगा, पिक्चर वाला, वो सबको दिख जाता है। बाकी तीन सर्कल को और बन जाएंगे, जो अपन बात करते हैं इन सर्कल और एक्स सर्कल वाला। इन सर्कल एक्स सर्कल याद करो होता क्या है, इन सर्कल क्या होता है, तीन साइड्स को टच करता है ना, तीन साइड्स मतलब तीन लाइंस को टच करता है। सो तीन लाइंस को टच करने वाला अंदर एक इन सर्कल बनता है और बाहर अपने तीन एक्स सर्कल बनता है हमेशा, राइट, एक्सटेंडेड साइड्स के साथ में। वही केस देखो यहाँ पे है ना। तो अपने पास इस तरह से चार सर्कल्स बन जाएंगे, सर्कल्स को विजुअलाइज करना बनती है। चलो अभी अपन चलते हैं टेंजेंट की बात करते हैं। देखो किसी भी सर्कल की, राइट, या किसी भी कर्व की आपको टेंजेंट निकालनी है। पहले मैं टेंजेंट फॉर एनी कर्व कर, किसी भी कर्व का अगर तुम्हें टेंजेंट निकालना है तो टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जाएगी, राइट, कैसा भी कर्व क्यों ना हो, उस पॉइंट के ऊपर लाइन आपकी ऐसे टच करके जाएगी। अगर एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो उसको मैं टेंजेंट बोलूंगा। अभी आगे जाके क्या कर रही है मुझे उससे मतलब नहीं है, इस पॉइंट पे तो टच कर रही है ना। सो ये पी पॉइंट x1 कॉमा y1 ये कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब किस पॉइंट पे आपकी टेंजेंट टच करती है, उस पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं।
अगर मुझे कभी भी इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लिखना है, सो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट कैसे करेंगे? पॉइंट स्लो फॉर्म यूज करेंगे कि x1 y1 से पास कर रही है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होगा। ऐसे निकालते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन। क्या लाइन की इक्वेशन क्या होती है? एक पॉइंट से पास करने वाली y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बस यहाँ पे m कैसे निकालेंगे अपन? m अपना क्या हो जाएगा? dy बाई dx। किसी भी कर्व को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? उस पॉइंट पे कर्व की टेंजेंट का स्लोप। कर्व की टेंजेंट का स्लोप मतलब m। और यहीं पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी कर लो यार, है ना। एओडी में पढ़ा है अपन ने ये सब, है ना। इसको अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेशक यूज कर सकते हैं। मान लो अपन कोई फॉर्मूला भूल गए टेंजेंट का, या फिर मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा है, निकल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, स्लोप निकालो डिफरेंशिएट करके, और y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन से टेंजेंट आ जाएगा। नॉर्मल किसको बोलते हैं अपन? नॉर्मल अपन उस लाइन को बोलते हैं जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। सो नॉर्मल डिपेंड अपॉन टेंजेंट। यार अगर आपने किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, सो उस टेंजेंट के एक परपेंडिकुलर लाइन भी आप बना सकते हो। वो जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी वो आपका कहलाएगी नॉर्मल। और नॉर्मल के केस में इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को अब मैं क्या बोलूंगा? फुट ऑफ नॉर्मल। बात दोनों एक ही है, मैं बात दोनों सेम पॉइंट की कर रहा हूँ। फुट ऑफ नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आर लॉजिकली सेम, बिकॉज जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाई उसी पॉइंट पे आप एक नॉर्मल बनाओगे। नॉर्मल मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर। सो इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल क्या हो जाएगी भाई? y1 x1 से पास कर रही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। टेंजेंट का स्लोप अगर m है तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? -1 बाय, फिर m इज dy बाय dx। सो नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ जाएगा किसी भी कर्व के लिए? कमिंग बैक टू पॉइंट, सॉरी टेंजेंट। किसी भी कर्व के लिए अगर मैं कोनिक में बात करूं, ये तो कोनिक में काम करेगा ही करेगा। अगर आपके पास कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन है, राइट, लेट्स से कोई कहता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट, ये लाइन टेंजेंट है कि नहीं है टू अ कर्व? जो भी कर्व होगा ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, अपने पास कोई ना कोई 2 डिग्री कर्व होगा। और नेसेसरी सर्कल कोई भी 2 डिग्री कर्व है, तो अगर ये इसको टेंजेंट है मतलब ये इसको छू के निकल जाएगी, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा। याद आया ना, अपन पहले डिस्टेंस निकाल रहे थे एक लाइन का और एक कर्व का, तो अपन लाइन की इक्वेशन को कर्व में डाल तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक बन गया था, तो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना। इस क्वाड्रेटिक का डी जो है डिस्क्रिमिनेंट वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर इस क्वाड्रेटिक का एक ही रूट होना चाहिए। एक ही रूट क्यों होना चाहिए? बिकॉज कोई भी टेंजेंट अगर आप बनाओगे तो वो टेंजेंट उस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रही होगी। सीकेंड होती तो 2 पॉइंट पे करती। तो अगर ये लाइन टेंजेंट है तो इसका मतलब जब मैं लाइन को और कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक आएगा एक्स में, है ना, या वाई में, डिपेंडिंग अपन आपने एक्स को पुट किया कि आपने वाई को पुट किया, जो भी है आपके पास एक क्वाड्रेटिक आएगा। और अगर उस क्वाड्रेटिक का एक ही रूट आएगा तो ही आपको टेंजेंट मिलेगी। दो आ गए तो वो सीकेंड बन जाएगी। तो अपन क्या करेंगे फिर? उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देंगे, बिकॉज एनी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो उसके फिर एक ही रूट आता है। तो ये हो गया अपने पास दूसरा केस टेंजेंट की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब जब तुम इसको इसमें डालोगे, क्वाड्रेटिक को 0 करोगे, तो वहां से m की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वहां से c की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो भी होगा सब निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास दूसरा लॉजिक। पहला लॉजिक तो क्या हुआ? डिफरेंशिएट करो। अगर तुम्हें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है तो देखो, इस वाले अप्रोच में मुझे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मालूम होना चाहिए। अगर एक्शन वाई वन मुझे पता ही नहीं होंगे तो फिर तो बहुत गंदा हो जाएगा ना, वेरिएबल्स की फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड अप्रोच है कि आप लाइन की इक्वेशन को और कर्व की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। या टेंजेंट को अज्यूम कर लो यार, y इज इक्वल टू mx प्लस c अपना टेंजेंट होगा, इसको इस कर्व की इक्वेशन में डाल दो और आपके पास क्वाड्रेटिक बनेगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो। तो जो भी आपके पास अननोन होगा, टेंजेंट का स्लोप है, c है, वो सब वहां से निकल के आ जाएगा। वहां से निकल के आ जाएगा तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन भी आ जाएगी। दैट इज दी सेकंड वन। कोनिक की बात करें। थर्ड वन
टेंजेंट की क्वेश्चन निकालने के लिए। थर्ड वन इज we use transformation that is capital T is equal to 0. कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन है कोनिक का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, और आपके पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है, ध्यान रखना पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता होना चाहिए यहाँ पे। अगर आपके पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है x1 y1, तो एक तो हो गया अपना एओडी वाला अप्रोच, वहां से भी अपने पास टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आ जाएगी, राइट। दूसरा कैसा है, ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू 0। आप t इज इक्वल टू 0 से डायरेक्टली टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो। t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, t स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक्स स्क्वायर की जगह आप x1 लिख देना, वाई स्क्वायर की जगह आप y1 लिख देना, x की जगह आप अगर x प्लस x1/2 लिख दो, और y की जगह आप y प्लस y1/2। एक्स वाई अगर आया तो एक्स वाई की जगह xy1 प्लस x1/2। ये अपने पास ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। इसका मतलब जो भी तुम्हारे पास कर्व का इक्वेशन होगा उस कर्व में एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, एक्स होगा, राइट, एक्स इंटू वाई होगा, तो वहां पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स इंटू x1 लिख दो। एक्स एंड y1 क्या होंगे, तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा। तो देखो ये 2 डिग्री इक्वेशन था, तुम एक्स स्क्वायर की जगह x1 लिखोगे, x1 तो नंबर होगा ना, तो तुमने एक्स स्क्वायर की जगह मान लो x1 हो गया 5, y1 हो गया 3, तो एक्स स्क्वायर की जगह लिखोगे 5x, इसकी जगह लिखोगे 3y, 2g, x की जगह लिखोगे x प्लस 5/2, y की जगह लिखोगे y प्लस 3/2, c तो c रहेगा, तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई ना। वो लीनियर इक्वेशन तुम्हारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। Now, t is equal to 0 is also applicable for any conic, right? For all conic. So, किसी भी कोनिक के लिए आप t is equal to 0 अपना टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए यूज कर सकते हो। बट t is equal to 0 लगाने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि यार पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन होना चाहिए। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन होगा तो ही अपन वहाँ पे t is equal to 0 यूज करेंगे। या फिर अपने पास होता है स्लोप फॉर्म। अब स्लोप फॉर्म हर एक इक्वेशन के लिए, हर एक कर्व के लिए अलग अलग होता है। So, अभी अपन स्लोप फॉर्म कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के, ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट, मतलब सेंटर 0,0 और रेडियस a। इसके लिए अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुम्हें यूज करना है तो तुम कैसे करोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। इस सर्कल के लिए आप टेंजेंट का इक्वेशन डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। आई कैसे होगी ये वाली इक्वेशन, इसी फॉर्मेट से लेके आएंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस c, मैंने एक टेंजेंट लिया, कर्व में डाला, क्वाड्रेटिक बना होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 किया, तो वहां से मेरे पास c की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस a इंटू रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, और c को मैंने यहाँ डाला। लेकिन किस सर्कल के लिए ध्यान रखना, हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अगर सर्कल तुम्हारे पास कभी होगा, राइट, तो तुम इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अननोन क्या है, सिर्फ m ही तो है, राइट। m निकालने के लिए कोई ना कोई वो मुझे कंडीशन देगा ही देगा। अब देखो स्लोप फॉर्म तुम कब यूज करते हो, स्लोप फॉर्म तुम यूज करते हो जब वो तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर स्लोप की बात कर रहा है, राइट, कि टेंजेंट का स्लोप ऐसा है, टेंजेंट का स्लोप ऐसा है, फलाना ढिका। तो जब भी स्लोप की बात कर रहा है तो अपन स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। कॉमन टेंजेंट्स की बात करता है अपन स्लोप फॉर्म यूज करते हैं, है ना। आ रहा है समझ में, देखो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है तब तो t इज इक्वल टू 0 लगाऊंगा, अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं पता है मुझे तो मैं स्लोप फॉर्म ही लगाऊंगा, सिंपल सा फंडा। लेकिन अब स्लोप फॉर्म में देखो है क्या, ये इक्वेशन तो सिर्फ मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए, बट एग्जाम में सिर्फ यही सर्कल थोड़ी ना आता है अपने पास, आपके पास तो बहुत सारे सर्कल्स आते हैं। तो अगर अपने पास कोई और सर्कल होगा तो क्या करेंगे, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 4 प्लस c, है ना, और इसकी टेंजेंट निकालनी है। मान लो स्लोप में कुछ कहानी करनी है,
ठीक है, तो देखो एक तरीका तो क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c ले लो, कहानी है ना, टेंशन मत लो, और ये वाला अप्रोच लगाओ। दिस इज अ अप्रोच, इस अप्रोच से ही वो सारे रिजल्ट निकाले हुए हैं अपने, है ना। तो तुम ये अप्रोच कभी मत भूलना कि यार कोई भी टेंजेंट और कर्व है तो साथ में सॉल्व करने पे जो एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए, मतलब मुझे एक ही रूट चाहिए भाई, एक ही जगह तक करनी चाहिए बनाई, अगर वो याद है ना। नहीं तो आप देखो, अगर मेरे पास ये सर्कल है और मुझे इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लिखनी है एग्जाम में, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इस वाली फॉर्म में लेके आओ। एक्स में परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, वाई में परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी ना, होनी भी चाहिए ना। अपन ने उल्टा ही तो किया था, ये फॉर्म में लिखा था फिर सिंप्लीफाई करके ये लेके आए थे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, राइट, तो प्लस जी स्क्वायर करो माइनस जी स्क्वायर करो, तो एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर बनेगा, ये वाई माइनस एफ का होल स्क्वायर बनेगा, ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी बनेगा। ठीक है, सो हमें करना क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके आओ। इस फॉर्म में लेके क्यों आ रहा था कि अब देखो, अब मेरी दोनों इक्वेशन मैच करेंगी। सिर्फ x की जगह मेरे पास x माइनस अल्फा लिखा है, y की जगह y माइनस बीटा लिखा है, a की जगह मैंने r लिखा है। तो अभी इसकी इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट में भी मैं क्या करूंगा ना, सेम कहानी करूंगा। y की जगह आपने क्या लिख दिया, y माइनस बीटा, तो यहाँ पे भी y की जगह y माइनस बीटा लिखा m। x की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ x था, मैंने क्या लिखा, x माइनस अल्फा, तो यहाँ इक्वेशन में भी x माइनस अल्फा लिख दो, प्लस माइनस r हो जाएगा, m तो m ही रहेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। आया समझ में। तो अगर तुम्हारे पास जनरल इक्वेशन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और उसका इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लिखो। जैसे सपोज करो, अभी एक एग्जांपल कर लेता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 6y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, है ना। सपोज करो मुझे इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, ये ऐसे लिखो, ऐसा है, द टेंजेंट टू दिस कर्व passes through four comma one five six। एक एग्जांपल है, चलो भाई। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं पहले पिछले वाले अप्रोच से करने की कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है। तो मुझे मालूम है टेंजेंट किसकी, इस सर्कल की टेंजेंट है। इस सर्कल की टेंजेंट लिखनी पड़ेगी पहले मेरे को, टेंजेंट आ गई तो फिर मैं काम कर सकता हूँ। तो पहले मैं टेंजेंट लिखने के लिए इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, तो क्या करूंगा, एक्स, ये -4x है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर और 6y, सो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये -2 को इधर लेके और 2 हो गया, ये 2 का स्क्वायर इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड किया, 3 का स्क्वायर, देखो बन जाएगा ना दोनों। अब मेरे पास कितना हो गया, ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 9 इज 15। अब मैं इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस माइनस a रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये हो गई टेंजेंट की इक्वेशन, प्लस माइनस मतलब दो टेंजेंट्स आ रही होंगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। बिकॉज किसी भी सर्कल में अगर देखोगे, अगर ये एक टेंजेंट है तो ठीक इसके पैरेलल एक और टेंजेंट है। सो दो पैरेलल टेंजेंट हमेशा बनेगी सर्कल में, और अगर दो पैरेलल टेंजेंट बनेगी तो पैरेलल टेंजेंट में होता क्या है, दो पैरेलल लाइंस में से कांस्टेंट ही तो चेंज होता है ना, इसे देखो सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है। आगे टेंजेंट की इक्वेशन अभी 4,1 से पास कर रही है, तो इसमें मैं डाल दूंगा 4,1, तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू, है ना। ये तो मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाए थे, थोड़ा गंदा हो रहा है, रूट 15 आ रहा है। तो x को 4 डाल दूंगा, y को 1 डाल दूंगा, देखो m में इक्वेशन बनेगी, स्क्वायर करूंगा वहां से m निकल के आ जाएगा मेरे पास। बट सर्कल वाले केस में ना, मैं तुम्हें एक बहुत ही मस्त अप्रोच और बताता हूँ, ओनली फॉर सर्कल। क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी ना कि सर्कल में इतनी अच्छी बात है ना कि कुछ नहीं भी पता होगा ना तुम्हें, और सिर्फ 10th क्लास की नॉलेज है तुम्हें, तो भी तुम सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो,
उसने क्या बोला 4,1 से उसी वाले क्वेश्चन को लेते हैं, देखो समझ में आएगा। 4,1 से पास कर रहा है और इस सर्कल को टेंजेंट है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x हमेशा क्या करो सेंटर निकालो रेडियस निकालो, है ना। सेंटर कितना हो जाएगा 2,-3, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस निकाला हमने √15 आया था ना। अब देखो ये लाइन 4,1 से पास हो रही है और मुझे मालूम है सेंटर से टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस आएगा, तो 4,1 से पास हो रही है तो इस लाइन की इक्वेशन में ऐसे बोल सकता हूँ y - 1 = m × x - 4, तो ये कितना हो जाएगा y = mx + 1 - 4। अब इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, वो √15 हो जाएगा मेरे पास। सो √15 कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2m + 1 - 4m - y अपॉन x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y √15 था ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो मेरे पास आ जाएगा 15 × 1 + m², इसको उधर ले गया, इधर कितना हो जाएगा 4 - 5m का स्क्वायर। बस देखो बन गया m में क्वाड्रेटिक, यहाँ से सॉल्व करके भी हम आ जाएगा। सर्कल में हमेशा ध्यान रखो जितना तुम बेसिक रखोगे ना उतना क्वेश्चन के सॉल्व होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, जितना फॉर्मूले में जाओगे उतना फंस जाओगे। सेंटर निकालो रेडियस निकालो और बेसिक प्रॉपर्टी से सॉल्व करने का कोशिश करो, फिगर फिगर नहीं बनाओगे तो कहानी में प्रॉब्लम है। देखो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, कोई डाउट है किसी को तो बोलो। नहीं है ना। सो अभी अपन इसके आगे की कहानी कॉमन टेंजेंट्स वगैरह और जो भी है राइट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वो सब कहानी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए बहुत है।